नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी और उर्दू की मशहूर लेखिका हुस्न तबस्सुम नेहा की कहानी है। कहानी का नाम है निर्मम अंधेरे। कैसे एक माँ की छोटी सी सलाह की वजह से एक बच्ची को बड़े होने तक शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इस कहानी में उसी का वर्णन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निर्मम अंधेरे। ये दीदी, तो हिजड़ी है का? छुटके ने तपाक से बोला। डहरे पर से लहसुन का झावा उतारती नैया भीतर तक सुलग गई। उसने घूर कर छुटके को निहारा तो जैसे उसकी निगाहों के ताप से छुटका सहमसा गया और उछल कर भाग खड़ा हुआ। 16 साल की नैया ने डेरे पर से लहसुन का झावा उतारा और रसोई की ओर चली गई। एक विचित्र सी वितृष्णा उसके भीतर घुल गई। अम्मा पर उसे बड़ा क्षोभ हुआ। ये अम्मा तो जिंदगी को नरक बना दिया है। जाने कौन सा मंत्र उस दिन पढ़ा दिया हमें कि मेरा तो जीना दूभर हो गया है। पिछले 2 साल से नैया ये बात लगातार सुनती आ रही है और अब तो उसके कान भी पक गए थे। कई बार इस बात को लेकर उसका सखियों और दूसरी लड़कियों से झगड़ा भी हो चुका था। बाहर जाती तो सखियां उसके मजे लेती। ए नैया, तेरी तो मजे हैं, हर महीने के इस झंझट से तुझे तो बड़ी फुर्सत है। दूसरी बोलती, पर तेरे समझ में तो ये बात आएगी नहीं। ये कहकर उसकी बाकी सहेलियां खिलखिला के हंस पड़ती। उनकी बातें सुनकर नैया पर घड़ों पानी पड़ जाता। वह खींच उठती। नैया को मन ही मन झुंझलाहट होती। ये कौन से जंजाल में फंसा दिया भगवान अम्मा ने। कौन हम में ऐसे कांटे निकल आए हैं कि सब लोग हमें हिजड़ी हिजड़ी कह के जीना दूभर करते जा रहे हैं। उसे याद है कि जब उसे पहली बार हुआ था तब उसकी अम्मा ने उसे ये बात समझाई थी कि अभी किसी को बोलना नहीं कि तुम्हारे ऐसा हुआ है, नहीं तो सब कहेंगे कि तू बहुत बड़ी है। उसने अम्मा की बात गांठ बांध ली थी। बीच में एक बार बड़की भाभी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने अम्मा की कही बात दोहराई कि नहीं, उसे तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस उसके बाद से बड़की भाभी ने पता नहीं क्या किसी को बोला होगा कि बाहर से हर जगह उसे इस तरह के उल्हाने सुनने को मिलने लगे। पता नहीं लोगों को उससे कौन सी दुश्मनी है, वो ये बात समझ न पाई। गांव की लड़कियों के इस तरह के बर्ताव से वह इतनी आहत हुई कि उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पाठशाला भी छोड़ दी। माँ बड़बड़ाती रहती, जाने का रखा है ये घर में, ये बाहर ही नहीं निकलना चाह रही। 4 अक्षर पढ़ जाती तो कम से कम एक ढंग का तो आदमी मिल जाता। आजकल तो मगर महारानी की समझ में आवे तब ना। वो अपनी माँ को ये बात नहीं बता पाई कि लड़कियां उसे हिजड़ी हिजड़ी कहती हैं। कई बार उसकी माँ पूछती भी कि तू स्कूल क्यों नहीं जाती, ये घर में घुसी घुसी क्यों रहती है। तब वो कहती, कोई बात नहीं, मैं तो घर में ही पढ़ लूंगी। और खामोशी से ऐसा उत्तर देकर चुपचाप वो घर में घुसी रहती। कभी कभी अम्मा इधर उधर से टहला आती। वो पढ़ाई के नाम पर खाली समय में किताब देख लेती, नकल उतारती रहती किताब में से। हालांकि अपनी कक्षा की वह मेधावी छात्रा थी, पर जब से वैसी अफवाह फैली उसका मन भी स्कूल से भागने लगा है। कक्षा में कुंठित और क्षुब्ध सी बैठी रहती। उस दिन स्कूल में बड़े मनोयोग से बैठी अपना प्रिय विषय गणित पढ़ रही थी। एक के बाद एक सारे सवाल उसने हल कर लिए। वह अपने काम में मगन थी कि तभी कक्षा अध्यापक नीरज मास्टर साहब ने गुहारा, नैया। वह अपने गणित करने में उलझी हुई थी। उन्होंने एक बार पुनः गुहारा, नैया, कुछ कह रहा हूँ। वह फिर भी अपने हिसाब में गुम। तभी उसकी एक अन्य सहपाठिनी हंसते हुए बोली, मास्टर जी, हिजड़ी कहिए, तब वह सुनेगी। मास्टर जी पहले तो मुस्कुराए, फिर सहसा कुछ सोचकर उस लड़की को घुड़का, चुप रहो नालायक कहीं की। लेकिन सहपाठिनों के कहकहों ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। अपने पर कसी गई इस कुत्सित फप्ती पर वह मन ही मन रुआसी हो गई। लड़के भी उसे देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। नैया के अंदर जैसे कुछ शूल सा उतर गया। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। लगा कई पहाड़ों का बोझ उसके कंधों पर आकर टिक गया हो। उसने झुंझलाकर पुस्तक, नोटबुक और कलम दवात समेट कर बस्ते में खोस लिए और मन ही मन मास्टर जी को गरियाया, ये मास्टर बड़ा हरामी है। खैर, ऐसे ही माहौल से उकता कर
और धीरे धीरे वह स्कूल से कटने लगी। फिर तो जाना ही बंद कर दिया। अम्मा जब अधिक तंग करती पढ़ने के लिए तो झल्लाकर बस्ता उठा लेती और कहीं दूर खलियान में किसी कोने में या फिर किसी अमराई की तरफ निकल जाती। कभी कुछ पढ़ती लिखती या फिर मन नहीं चाहता तो किसी घने वृक्ष पर चढ़ी बैठी रहती। कभी कोई उसे वहां देख लेता तो उसे खड़काता, तब वह वहां से उठकर अपने घर पहुंच जाती। कहीं ब्याह शादी में भी जाती तो ऐसी निरर्थक फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहती। कभी बात सामने आ भी जाती तो अम्मा जरूर सबको जोर से हड़काती, ललकार देती, खबरदार जो हमारी बिटिया पर उंगलियां उठाई। अम्मा दबंग थी, इसलिए उसके सामने लोग कुछ ना बोलते, उसके सामने सबकी बोलती बंद रहती। कभी कभी झड़प भी हो जाती जब अम्मा की बराबरी की कोई मिल जाती। समस्या तब होती थी जब वह अकेली निकलती थी, लेकिन फिर भी एक जो कुटिल आभास था वह सातों पर उसका पीछा करता रहता, पल पल उसके भीतर शीशे की तरह चटकता रहता। नए नक्श और मादक कदकाठी के बावजूद उसके भीतर एक ग्लानि बैठ गई थी। पीरू उसके बचपन का मित्र जो उस पर जान निसार करता था, वह भी सहसा उससे कतराने लगा था। एक दिन उसने ही उसके घर जाकर शिकायत की थी, पीरू, दोस्ती प्यार सब छोड़ दिए तूने, आजकल क्यों नहीं मिलता है, कभी बातचीत भी नहीं करता है, कितने दिनों से हम मिल के बातें करने भी नहीं बैठे हैं। उसकी बात सुनकर पीरू खामोश ही रहा। हालांकि उसका किशोर मन नैया की बात से एक बार पसीजा जरूर था, मगर अगले क्षण उसे कुसुम की बात याद आ गई। पेरवा, तुरी हिजड़ी कहीं दिखती नहीं है आजकल। उसकी बात सुनकर वह आक्रामक हो उठा था। तब कुसुम ने कहा, अरे जा जा, सारा गांव यही कहता है, और जब तू उससे शादी कर लेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि हिजड़ी है वो। पीरू सुनकर सन्नाटे में आ गया। अकेले में अपनी दादी के पास गया और पूछा, दादी रे, ये हिजड़ी का है दैया, तू ये कौन सी बेसिर पैर की बात लेकर आया रे मेरे पास। उसने फिर एक बार जब पूछा तो दादी उसे दुलारती हुई बोली, अरे इसका मतलब ये है कि ना स्त्री ना पुरुष, ऐसे स्त्री पुरुष ब्याह के लायक नहीं रहते हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। जैसे कि अपनी नैया अति सुंदर सुशील, पर भगवान जाने कौन जन्म का बदला उससे ले रहा है। उस दिन से वह नैया से दूर हो गया। नैया ने एक बार और जब उसे फटकार लगाई तो वह झुंझला पड़ा और एक ही बात में सब बात खत्म कर दी। अब चिल्लाती क्यों है, तू तो हिजड़ी है ना, तुझसे मतलब क्या दोस्ती यारी का। पीरू की बात सुनकर नैया को काटो तो खून नहीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसे दहकते ज्वालामुखी के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया हो। वह अटकते अटकते टूटते शब्दों में इतना ही बोल पाई, पीरू, तू ऐसा बोल रहा है। फिर चुप करके लौट आई। जब पीड़ा अपनी प्रकाष्ठा पार कर जाती है तो वहां शब्दों की मर्यादा टूट जाती है। वह अवाक खड़ी रही, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। उसकी आंखों में दुनिया भर का अंधेरा भर गया। फिर वह खामोशी से अपने कमरे में बैठी रहने लगी। उसने अपने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। गहरी कुंठा ने उसे घेर लिया। इसी मनोदशा में लगभग साल भर बीत गया। अम्मा भी अब कहते कहते थक गई थी, सो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। पर हाँ, अब उसके विवाह की चिंता की जाने लगी थी। कुछ दिनों की तलाश के बाद आखिर नजदीक के गांव में एक लड़का मिल गया। लड़का शहर में कमाता था। पिता बड़े काश्तकार थे। नैया के माता पिता फूले नहीं समा रहे थे, सोचकर कि बिटिया राज करेगी। विवाह से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी। क्वार के महीने का मुहूर्त निकला था। नैया के पिता ने अपने 20 बीघे के खेत में से एक पट्टी बेच दी थी और ब्याह के खातिर सामान जुटाने लगे थे। अभी 3 महीने का समय था। नैया अपने ढंग से अपने ब्याह की खुशी मनाने लगी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अब उसे हिजड़ी शब्द से मुक्ति मिलने वाली थी। अम्मा ने उसे बेसन का उपटन बना के दे दिया। इका रोज मलो शरीर से तनी इंसान बनो, ब्याह में कुछ अलग लगो। और वह दिन में कई दफा उपटन मलने लगी। हर बार उपटन मलने और धोने के बाद आईना निहारना नहीं भूलती। यहाँ तक कि एक दिन फुप्पू ने टोक ही दिया, हाय दैया, तू तो दिन भर में 10 बार दर्पण निहारा करती है, कैसी बेशर्म बेहाया हुई जा रही है। वह फुफ्फू की बात टाल जाती और मन ही मन बड़बड़ाती कि इस बुढ़िया को जाने कौन सी जलन लग रही है मुझसे।
अपना ससुराल छोड़कर यहाँ भाग आई है और अब यहाँ हम पर हुक्म चला रही है। ब्याह की तारीख करीब आ गई थी। नैया के पिता ने सारी तैयारियां कर ली थी। बड़े मनोयोग से सब कुछ जुटाने में लगे हुए थे। अम्मा तो जैसे बात करना ही भूल गई थी। सपने में भी उन्हें नैया के ब्याह के ही सपने आते। वह अपने पति से नई नई चीजें खरीदने के लिए पीछे पड़ी रहती। अभी तो बारात खरीद ली है, पैजनियां बाकी है, गढ़वानी है, कपड़े भी अच्छे उसके लिए बनवाने हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह सवेरे लड़के के पिता और माता अचानक द्वार पे आ पहुंचे। नैया की अम्मा का माथा ठनका। ये सवेरे सवेरे दरवाजे पे आ गए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? कहीं कोई दहेज वहेज मांगने तो नहीं आ गए? नैया के बापू की तरफ घूमकर धीरे से फुसफुसाई, सुनते हो, साइकिल वगैरह मांगे तो साफ मना कर देना, कहना हमसे न होगा। साइकिल कोई कम पैसे में आती है? साइकिल? अच्छा अच्छा, जरा मुझे बाहर तो जाने दो। ये कहते हुए नैया के बापू बाहर जाने लगे। बोले, बेटे के हाथ चाय नाश्ता भिजवा देना। फिर वे बाहर दालान की ओर चले गए। नैया को कुछ निर्देश देकर अम्मा भी पीछे से दालान की तरफ चली गई। दोनों पक्ष से कुशल क्षेम की औपचारिकता निभाई गई। उसके बाद एक नीरव खामोशी छा गई, जैसे हर कोई कहीं खोया हुआ कोई सिरा ढूंढ रहा हो और वह मिल नहीं रहा हो। आखिर नैया की अम्मा ने एक सिरा थामा, बोली, समझिन, अति सुबेरे सुबेरे कोई खास बात है? हाँ, खास ही बात है। हमें तुमसे अकेले में बात करनी है। सुनकर नैया के माता पिता का चेहरा उतर गया। पिता समधी के साथ ओसारे में ही बैठे रहे। समधन को नैया की अम्मा कोठारे में लेकर चली गई। पलंग खींचकर बैठ गई। फिर सहमति से बोली, हाँ, अब बताओ बहन जी। समधन बोली, बहन जी, तुम हमारी बात का बुरा न मानना। देखो, हर माँ बाप अपने बेटे बेटी का भलाई चाहते हैं। अम्मा बोली, देखो समधन, साफ साफ बताओ माजरा क्या है। तब समधन बोली, देखो बहन, हमने तो कुछ सुना है तोरी बिटिया के बारे में कि वो ब्याह के जोग नहीं। फिर काहे करो तो ब्याह, ऐसी पड़ी रहने दो घर के किसी कोने में। समधेन, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बिटिया तो अच्छी पूरी है, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? और तुमसे ऐसा किसने बताया है? मुझे बताओ, मैं उसकी जबान खींच लूंगी। समधन बोली, बहन ये छोड़ो, ये बताओ कि ये बात सही है क्या नहीं? अरे सो आना गलत। समधन बोली, हम कैसे माने? सुनकर नैया की अम्मा सोच में पड़ गई। तो लड़के की माँ ने खुद सुझाव दिया, सुनो बहन, अभी इस महीने में लड़की का महीना हुआ कि नहीं? समधन का सवाल सुनकर नैया की अम्मा नैया के पास गई अंदर और उससे पूछा। फिर बाहर की तरफ आई, बोली, नहीं, अभी तो नैया के महीने में टाइम है। तो ठीक है बहन, जब वो महीना से हो तब हमको खबर करो, हम आके चेक करेंगे। बेटा का मामला है। चेक करोगी? ये क्या बोल रही हो? हमारी बेटी में कोई कमी है क्या? काम का हमारी बेइज्जती कर रही हो? क्या हमारी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? समधन बोली, देखो बहन, अकल की बात छोड़ो। बेटी बेटे के मामले में आंख मूंद के समझौता नहीं करना चाहिए। मानो कल शादी के बाद मालूम पड़े कुछ और, तो हमारा बेटा तो हमारे मुंह पर तमाचा मार दे कि हिजड़ी संग फेरे फिरा दी। नैया की अम्मा ने खूब सुना। अम्मा सुनकर सन्न रह गई। छोटी बहन ने बाहर की बातें सुनी तो आकर नैया को सारा किस्सा सुना दिया। सुध बुध खोने जैसी हालत में आ गई। इधर बाहर से अतिथि वापस घर लौट चुके थे। नैया की अम्मा के सीने में बेइज्जती की जो आग धक धक धधक रही थी, उससे उसका सीना जल रहा था। ऐसी बेइज्जती, जब कुछ ना सूझा तो जाके ढोडा की पत्नी से भिड़ गई। क्यों ढोडाई की पत्नी, ये क्या प्रचार करके बैठी हो हमारी लड़की के बारे में? पहले तो हमने सोचा कि मजाक की बात है, पर अब तो सिर से पानी ऊपर जा रहा है। ढोडा की पत्नी बोली, क्या मतलब, हम कुछ समझे नहीं। अम्मा बोली, हमका बहुत पहले पता चल रहा कि तू पूरे गांव में हमारी बेटी को एक ना औरत घोषित कर चुकी है और इस बात का खूब प्रचार कर रही है कि वो औरत नहीं है। ढोडा की अम्मा बोली, देख नैया की अम्मा, जुबान संभाल के बोल। हमें क्या गरज पड़ी है कि वाकई हिजड़ी घोषित करती फिरूं? उसने तो खुद ही अपनी सहेलियों से और अपनी भाभी तक को बताया कि अभी तक वो महीने से होती नहीं है। हमारी सुखिया तो 13वें साल में आते ही महीने से होने लगी।
और कहाँ तुम्हारी नैया 16 साल की होगी, अभी तक महीने से नहीं होती है। वो तो अभी तक सूखी पड़ी है। जब भी उससे पूछो तो कहती वो महीने से नहीं होती है। नैया की अम्मा बहुत गुस्सा है। कौन सुअर कहता है कि वो के महीने से नहीं होती है? अरे तेरी बिटिया ही बोली, जाके उससे पूछ। नैया की अम्मा इस तरह से पड़ोसिन से मुंह की खा के अपने घर के अंदर मुड़ी। नैया कोठरी में बिखरी पड़ी सुबक रही थी कि उसे अम्मा का स्वर सुनाई दिया। रे नैया, कहाँ मर गई रे? नैया बेचारी चुपचाप बेसुध सी पड़ी रही। दूसरी बार जब अम्मा ने हक लगाई तो उसी के कोठारे में पहुंच गई। क्यों, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? कानों में क्या रुई डाली पड़ी है? अम्मा की डांट सुनकर नैया उठकर बैठ गई। अम्मा ने उससे पूछा, क्यों रे नैया, अपनी सहेलियों से क्या कह के आई है? कि तू हिजड़ी है, तो के महीना नहीं आता है, तू औरत नहीं है? तब नैया आंसुओं के बीच बड़ी कठिनाई से बोली, तू ही तो कह रही थी अम्मा कि किसी को बताना मत। और जब बड़की बहूजी तुझसे पूछ रही थी तब तूने उससे भी तो कहा था कि अभी नहीं होती है महीने से, अभी उसकी उम्र ही क्या है। हमने भी वही बात बाहर सबको बोली जो तू बोल रही थी। अम्मा सिर पीटते हुए बोली, हाय दैया, उसी बात का बतंगड़ बनाया गया है। गांव में उसी बात की चर्चा हो रही है। अच्छा तू ये बता, कौन तारीख से तेरा महीना आने वाला है? जैसे ही आएगा हमको खबर करना। नैया ने बेचारी ने नीचे गर्दन करके सिर हिला दिया। अम्मा बगैर तारीख जाने ही बाहर निकल गई, मगर नैया के भीतर जैसे मानो कितने अवसाद के काले बादल घिराए। उसकी किशोर वही एक कलुषित अवधारणा से रंजित होने लगी। ब्याह की जो खुशी कल तक चेहरे पर दमक रही थी वह सहसा कहीं लुप्त हो गई थी। वह खामोश बैठी यहाँ वहाँ कुछ मन ही मन घुटती रही। ऐसे ही 20-22 दिन बीत गए। नैया उन दिनों में से भी गुजरी, मगर अम्मा को भनक तक न लगने दी। उधर समधी आने में तो इस खबर की प्रतीक्षा की जा रही थी। नैया की अम्मा भी चिंतित। नैया ने भी पूरे 4-5 दिन बड़ी खामोशी से गुजार दिए। आखिर फिर एक दिन अम्मा ने टटोला, क्यों रे नैया, पूरा महीना तो निकल गया, कब हुई तू? कुछ ठीक से तुझे याद है कि नहीं? नैया खामोश बैठी रही तो अम्मा चिल्लाने लगी, कुछ बता तो, बक मुंह से। माजरा क्या है? नैया ने जमीन की मिट्टी को पांव के नाखून से खुरचते हुए नीचे ही देखते हुए कहा, आ गया था अम्मा महीना, हमने बताया नहीं, मुझे लाज आ रही थी। हाय भगवान, गजब हो गया, सब प्रतीक्षा में बैठी हुई है और यहाँ ये महारानी लाज शर्म के मारे चुप बैठी हुई है। क्यों परेशान करती रहती है हम सबको? ये कहते कहते उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वहीं पर एक डंडे से नैया की जो पिटाई शुरू की तो फिर तब तक नहीं रुकी जब तक कि वो खुद थक नहीं गई। नैया पिट पिटा के कोठरे में घुस पड़ी। उसकी छोटी बहन यमुना ने शाम को तेल गरम करके उसकी चोटों पर लगाया। वह तेल मलती रही। नैया उसी से अपनी व्यथा कहती रही, यमुना, मेरी क्या गलती, खुद अम्मा ने मना किया था कि किसी को मत बताना कि तू होने लगी है महीने से, तो हम सबसे यही बोलते रहे, और अब वो लोग बोल रहे कि हमको चेक करेगी। क्या हमको कोई लाज शर्म नहीं है? कोई लाज शर्म भी कोई चीज होती है कि नहीं? हमारा तो खिलवाड़ बना दिया इन लोगों ने। तू कहीं से संख्या की पुड़िया ला दे मुझे, ये दुनिया से मैं चली जाऊंगी, पर ये बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं होती। यमुना बोली, ना दीदिया, मरे तेरे दुश्मन, गलती हमारे माँ ने की और भोगना पड़ा हम सबका। पर अम्मा के फैला इस भरम से निकलना बहुत जरूरी है। मर के तो तू सबकी बात को ही सच्चा साबित कर देगी। लोग वही बात को सही मान लेंगे जो चारों तरफ लोग कह रहे हैं। तेरे ऊपर पड़े हुए इस लांछन को हटाना जरूरी है। तुझे ये करना होगा। एक दिन भगवान सबके मुंह पर तमाचा लगा देगा जब तेरी असलियत सबको मालूम पड़ जाएगी। इस बीच समधन की चेक करने वाली बात पूरे गांव में फैल गई। महिलाओं को चर्चा करने के लिए समय गुजारने का एक खूबसूरत मौका मिल गया, विषय मिल गया। दिन भर यहाँ वहाँ खिचड़ी पकती। नैया ने बाहर निकलना वैसे ही छोड़ दिया था, अब तो कोठरी से भी बाहर नहीं निकलती। उसका तो जैसे साहस ही दम तोड़ गया था। खाना पीना तक उससे खाया नहीं जा रहा था। उसकी छोटी बहन यमुना बड़ी विनती चिरोरी करके थोड़ा बहुत खिला पिला देती। बाकी वह यही सोच सोच कर कुढ़ती रहती कि कैसे करेगी सामना उन लोगों का, समधी आने से आई हुई औरतों का, जब वे उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आएंगी। मन ही मन खूब झुंझलाती, ये अम्मा ने कैसी मुसीबत में डाल दिया है।
सारा गांव हंस रहा है हम पर, सारी सखियां हमारे मजे लेती हैं। उसे वे सारे मंजर स्मरण हुआते कि किस तरह उसकी सखियां और आसपास की भाभियां बातों बातों में उससे पूछ लिया करती थी कि क्यों रे नैया, अभी तक तुझे महीना नहीं आता क्या? तो वह जब अनजान बन के उन्हें जवाब देती कि अभी तो नहीं आता, तो ना जाने क्या क्या कैसे कैसे तो इशारे करती। प्रायः ही उसे किशोरियों और युवतियों के इस तरह के सवाल सुनना पड़ते और उसके जवाब से सब लोग उसके ऊपर हंसा करती। उसके इस तरह के जवाब से सबके मन में यह धारणा बन गई थी और उसे हिजड़ी का तमगा मिल गया। शुरू शुरू में तो वो बहुत आहत हुई, कई दफा अम्मा से भी शिकायत की, पर अम्मा ने उन सबको गरिया गरा के बात खत्म कर दी थी। किंतु उसका तो मनोबल टूटने लगा था। वह धीरे धीरे लोगों से कटती जा रही थी, स्कूल से भागने लगी, मन में कुंठित धारणाएं रंगने लगी। करारा झटका तब लगा जब पीरू ने भी हाथ जोड़ लिए, तब उसे वाकई बहुत बुरा लगा था। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अम्मा औसारे में बैठी गेहूं साफ कर रही थी कि नैया उसके समीप आकर बैठ गई और उसके साथ में गेहूं साफ करने का काम करने लगी। अम्मा ने एक उड़ती सी निगाह उस पर डाली और फिर अपने काम में लग गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद नैया झिझकती हुई बोली, अम्मा, मुझे महीना आ गया है। इसी की खातिर पिछले महीने तूने मुझे पीटा था ना? उसकी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उसकी बलैया लेते हुए बोली, ओ मेरी बिटिया, कहते हुए उसने उसे अपने सीने से चिपटा लिया और फिर सूप वहीं फेंक कर आंगन की ओर भागी और हुलसती हुई नैया के बापू का आवाज देने लगी, अरे ओ नैया के बापू, सुनो तो, कल सुबह सुबह जाकर समदिन को लिवा लाओ। दूसरे दिन नैया के बापू मुंह अंधेरे ही निकल गए। दोपहर तक वह समधन और उनकी बेटी को लिवा लाए। नैया की अम्मा ने बड़ी तैयारी की थी उनके सत्कार की, मगर उन्होंने आते ही कहा, नहीं बहन जी, कुछ नहीं, बस आप तो हमको लड़की दिखा दीजिए। नैया की अम्मा ने पुकारा, नैया, ओ नैया। नैया अम्मा की आवाज सुनकर सकोचाती सी आकर उनके पास खड़ी हो गई। इस समय वह बड़ी निखरी सी फिरोजी परी सी दिख रही थी। सासू माँ मुग्ध सी देखती रह गई, फिर संभलते हुए बोली, चलो बेटा, कोठरी में चलो। नैया परवश सी उठी और कोठरी की तरफ होली, पीछे पीछे दोनों माँ बेटी भी। फिर कोठरी में तीन ही प्राणी रह गए। कोठरा भीतर से बंद कर दिया गया। 3-4 मिनट के बाद कोठरी खुली, दोनों महिलाएं बाहर निकली। उनके चेहरे से आश्वस्तता का भाव टपक रहा था। आकर ओसारे में बैठ गई। नैया कोठरे से बाहर ही नहीं निकली। कुछ देर बाद यमुना कोठरी के भीतर गई तो देखा नैया पलंग पर पड़ी सिसक रही थी। उसने पुकारा, जिजिया, जिजिया, क्या हुआ? तू तो परीक्षा में पास हो गई है। नैया ने हुंकारा भरा, फिर सिसकती हुई बोली, हाँ रे यमुना, मगर ये पास होने का दुख फेल होने से कहीं ज्यादा है। नैया सिसकती जा रही थी। यमुना चुपचाप उसका मुंह तकती रही। नैया ही आगे बोली, ये परीक्षा हम पीरू के लिए भी दे सकते थे, लेकिन ये परीक्षा तो सीता माता की अग्नि परीक्षा से भी ज्यादा दुष्कर रही है यमुना। और ये कहते कहते नैया फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर के बाद लड़के की माँ और बहन चली गई। तब अम्मा ने आकर उसका माथा चूम लिया और बोली, बहुत बड़ा बोझा उतर गया आज, और विवाह की तारीख की घोषणा कर दी। नैया निर्विकार भाव से बस बैठी ही रही। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी निर्मम अंधेरे, हुस्न तबस्सुम नेहा की लिखी हुई कहानी। कहानी एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर थी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अम्मा की छोटी सी नसीहत से नैया को कितना भुगतना पड़ा आपने देखा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जिन्हें अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।